सभी कैसे हो। सभी बच्चों को विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में स्वागत है। तो बेटा हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना। बारिश सब कैसी है आपके यहाँ पर? बहुत जोरदार बारिश हो रही है क्या? सभी सेफ हो? सभी अच्छे से हो बच्चे? सभी लोग स्कूल में आ गए सब बच्चे? किसी को कोई परेशानी मुश्किल कुछ तो नहीं है ना? सब सही सलामत है, ठीक ठाक है? चलिए, तो बेटा आज हम बात करेंगे। कोशिका से अंग तंत्र तक हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आप सबके परीक्षाएं कैसे गई वो भी मुझे बताना। तो हम लोग पढ़ रहे थे पादप कोशिका के, सॉरी, हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकाओं के बारे में, है ना। कोशिकांकों के बारे में हमने पढ़ा है। तो कोशिकांक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं, है कि नहीं। एक बार जरा रिकैप करना चाहेंगे तो जरा देख लेते हैं कि कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या वस्तुएं होती है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऊतक क्या होते हैं। ऊतक जो है, जंतु ऊतक भी होते हैं और पादप ऊतक भी होते हैं, है ना। तो उनमें क्या अंतर है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आ जाइए, तैयार हो जाइए बेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं किससे। हम बात करेंगे प्रमुख कोशिकांग और उनके कार्य के बारे में। जरा जल्दी से रिकैप करके हम लोग आ जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, है ना। तो कोशिकांग में जो है कोशिका होती है, जो उसमें बहुत सारे अंग जो पाए जाते हैं वे कौन कौन से होते हैं। अब देखो, सबसे पहला कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को क्या देती है, स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ठीक है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित होता है, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो। उन दोनों में ही क्या पाया जाता है बेटा, कोशिका झिल्ली जो है वो पाई जाती है। ओके। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति क्या है बेटा, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जो है वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। तो पौधों की कोशिकाओं में कोशिका के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर, देखो कोशिका झिल्ली तो होती ही है, उसके बाहर जो है एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे हम सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति कहते हैं। अब केंद्र की बात करें तो देखो बच्चे, सभी सेल्स में यानी कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग। एक कोशिका की अगर हम बात करें तो वो क्या है, केंद्रक होता है अथवा न्यूक्लियस होता है। जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो जो केंद्रक होता है वो मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में ये परिधि की और एक साइड की तरफ होता है। और इसका कार्य क्या होता है बच्चों, कोशिका में जो उसकी वृद्धि होती है, उसकी जो बाकी कोशिकांगों को नियंत्रण करना या नियंत्रित करना, को पूरी कोशिका की रचना व कार्य को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है बेटा? न्यूक्लियस अथवा केंद्रक करता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है केंद्रक। फिर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में जो उपस्थित जो जीव द्रव्य होता है बच्चे, ये जो नीले रंग में आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, तो उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, हरित लवक, ऐसे बहुत सारे कोशिकांग जो है किसके अंदर पाया जाता है बेटा? कोशिका द्रव्य के अंदर अथवा साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब देखो,
एक कोशिकांग यहाँ पर है सेंट्रियोल, जिसको कहते हैं, जिसे हम तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? तारक काय। यह केंद्र के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। कोशिका जब विभाजित होती है ना बच्चे, तो उसके विभाजन में सहायक होता है क्या? तारक काय। यह केंद्र के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और यह सिर्फ जंतु समूह कोशिकाओं में पाया जाता है। तो नोट करके रखिएगा बच्चे, जो तारक काय है ये किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब रिक्तिका, ये देखो यहाँ पर रिक्तिका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, बड़ा सा एक रिक्तिका है ना, जिसे वैक्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधों में, पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें बड़ी होती है ये। ठीक है, कैसे होती है रिक्तिका? बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी छोटी पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी होती है, कईयों में ये अनुपस्थित भी होते हैं। तो इनका कार्य क्या है बच्चे? पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा को संतुलन में रखना। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाओं में ज्यादातर ये बड़े 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 जो है रिक्तिका पाई जाती है। और इनका कार्य क्या है बेटा? पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा उनकी मात्रा को संतुलित रखना। तो रिक्तिका पादप कोशिका में बड़े होते हैं और जो जंतु कोशिका होती है उनमें छोटे छोटे पाए जाते हैं। चलिए, अब अगला ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है गोल्जी काय। क्या कहते हैं इसको? गोल्जी काय। ये गोल्जी काय क्या है बेटा? ये भी एक कोशिकांग है। ये क्या करता है? गोल्जी काय जो है पदार्थों का संश्लेषण करता है, भंडारण करता है एवं स्त्रावण करना इसका मुख्य जॉब है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, गोल्जी काय, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, इसका कार्य क्या है? संश्लेषण, भंडारण एवं स्त्रावण करना। ओके, तो ये हो गया हमारा गोल्जी काय। अब बात करते हैं राइबोसोम की। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो बेटा राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, यानी कि जो कोशिका के लिए जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण जो है कौन करता है? राइबोसोम नामक कोशिकांग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अंत प्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंत प्रद्रव्य जालिका। ये क्या होता है बेटा? झिल्लियों की बनी हुई जटिल जाल नुमा संरचना होती है। ठीक है, कैसे? झिल्लियों से बनी हुई जटिल जाल नुमा संरचना होती है। और ये क्या करती है बेटा? ये जो है, ये हमारे जो सेल के अंदर जो केंद्रक होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच में संबंध बनाए रखती है। और क्या करती है? प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी को समझ में आया? ये क्या है? ये क्या है बेटा बताइए? ये क्या स्ट्रक्चर है हरे हरे रंग में? ये पौधों में पाया जाता है, पौधों के जो सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। कोई इसको पहचान सकता है? क्या है ये? बताइए, ये क्या है हरे रंग में जो दिखाई पड़ रहा है, जो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। किरातपुर से पूछा है, एमसीक्यू होगा? नहीं बेटा, आज नहीं, सैटरडे को आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो हरित लवक क्या है? ये हरे रंग की पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में ये सहायता करते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? चलिए बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके। यस, हरित लवक कहा है किरातपुर ने। पीली कोटी आदमपुर से बच्चों ने फोटो भेजी है अपने क्लास की। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं बेटा, सभी इतने आराम से अच्छे से क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। हम साथ साथ इसको करेंगे। सभी तैयार हो बच्चे? चलिए करते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। ओके, तो चलिए,
पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सबसे पहले हम पादप कोशिका का एक पॉइंट लिखेंगे, जंतु कोशिका का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से करते जाएंगे। रेडी, सभी तैयार हो? चलिए बेटा, तो पादप कोशिका का सबसे पहला पॉइंट है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सही है ना, है कि नहीं? अब जंतु कोशिका की बात करें तो क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में? नहीं पाई जाती। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेकंड पॉइंट लिखे हम लोग, दूसरा पॉइंट आप भी बताइए अपनी तरफ से। सेकंड पॉइंट क्या लिखे हम लोग, बताइए क्या लिखिए। हरित लवक की अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिका में हरित लवक होता है या नहीं होता है? जंतु कोशिका में हरित लवक होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी से बताते जाइए बेटा आप लोग। बहुत बढ़िया। यस, हरित लवक जो है वो किसमें पाए जाते हैं बच्चे, बताइए? गुड, पादप कोशिका में, है ना? पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतुएं जो है क्या नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो उनमें क्या नहीं होते, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पौधों में हरित लवक जो है पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखे अब जी? अगला किसके बारे में लिखे बेटे? तीसरा पॉइंट जो है हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की अगर बात करें, ठीक है? सेंट्रोसोम की अगर हम, जिसे तारक काय कहते हैं, तारक काय किसमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तारक काय किसमें पाया जाता है बच्चों? किसमें पाया जाता है? वेरी गुड, सेंट्रोसोम अथवा तारक काय जो होती है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होती है ना? और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अथवा तारकाय अनुपस्थित होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है? चलिए अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। रिक्तिका की अगर हम बात करें तो, रिक्तिका की बात करें तो, वैक्यूल्स की बात करें तो पौधों में कैसा होता है और जंतु कोशिका में कैसा होता है? बताइए बेटा। रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिका में कैसी होती है? कैसी होती है? आंसर आना चाहिए मुझे बेटा। अपने प्लांट सेल्स, यस, सीमा रावत जी ने कहा है पादप कोशिका में कैसी होती है? रिक्तिका जो होती है वो काफी बड़ी तथा संख्या तथा जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है? रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी होती है, संख्या में एक होती है। लेकिन जब हम किसकी बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, तो रिक्तिका कैसी होती है? रिक्तिकाएं छोटी होती है तथा संख्या में अधिक हो सकती है, ठीक है? यानी कि छोटी 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 सी होती है उसमें, किसमें? जंतु कोशिका में। लेकिन रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में बड़ी होती है, एक ही संख्या में होती है। ओके, अब अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है? तो केंद्रक कैसे होता है बेटा? केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक जो होता है वो पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में कैसी होती है, और जो हमारा जो जंतु कोशिका होती है उसमें कैसी होती है? देखो, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में कैसा होता है केंद्रक? मध्य में होता है। बल्कि ये जो पादप कोशिका होती है उसमें कैसा होता है केंद्रक? परिधि की ओर होता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर समझ में आया है। अगर आ गया है तो यस बोलिएगा बेटा। देखो एक और बार, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अथवा तारकाय अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम अथवा तारकाय उपस्थित होते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी तथा संख्या में एक होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। केंद्रक की अगर बात करें, इसकी पोजीशन की बात करें, केंद्रक परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और
जंतु कोशिका में कैसा होता है केंद्रक? बीच में, मध्य में होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए बेटा। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है चित्र बना के भेजे हैं यूपीएस डोमेला से। नीतू पटेल बेटा, आप कितना प्यारा बनाया है बच्चों ने, देखो बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, यस, ये सरैया से आंसर बोला है, केंद्रक परिधि की ओर होता है। सभी बच्चों को समझ में आया है, यस मैम करके बोला है, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं ऊतक की। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है बेटा? बहुत सारे कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो किसका निर्माण करती है? देखो, ये कोशिका, ये कोशिका, यहाँ पर एक कोशिका, यहाँ पर एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो किसका निर्माण करती है? ऊतक का, या टिश्यूज का निर्माण करती है ना, या टिश्यू बनते हैं, है कि नहीं? तो ऊतक क्या होते हैं बच्चे? ऊतक जो है समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होते हैं ऊतक? ऊतक यानी कि समान रचना एवं उत्पत्ति वाले क्या होते हैं? बताइए, उत्पत्ति वाले, हाँ, कोशिकाओं का समूह होता है। बेटा आपको मैं एक और चीज बात दिखाना चाहूंगी। आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना, आपके टेक्स्ट बुक है, बुक में प्याज की जो झिल्ली है उसको माइक्रोस्कोपिक विजन बताया, दिखाया गया है, जिसमें कि प्याज की झिल्ली यानी कि वो कैसा है? प्लांट सेल होता है ना, पादप कोशिकाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में लेते हैं और उसको देखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बीचों, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। और ये देखो सेल वॉल है यानी कि पादप जो कोशिका भित्ति है ये दिखाई पड़ रही है, बहुत सारे सेल्स है ना। तो ये कैसे, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? ये किसका एग्जाम्पल है? पादप कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ये प्याज की झिल्ली को अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब अवलोकन करते हैं तो वो इस प्रकार से दिखता है। ओके, चलिए। अब अगर हम जो है, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका को जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं ना बच्चे, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको? ये देखो, यहाँ पे देखा आपने? इनके शेप्स देखिए, इनका केंद्रक देखो, बीच में ऐसे बिंदी बिंदी जैसा दिख रहा है आपको। ये रहे, ये बहुत सारे कोशिकाएं हैं। जो कौन सी कोशिकाएं बेटा? ये सब जंतु कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब जंतु कोशिका या पादप कोशिका को आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करते हो, तो वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ऊतकों की, है ना। तो ऊतक जो होते हैं ना बेटा, जो ऊतक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ऊतक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ऊतक क्या है? समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, उसी को ऊतक कहते हैं। यानी कि समान स्ट्रक्चर, समान उत्पत्ति वाली जो कोशिकाएं एक साथ जब होती हैं, समूह होता है और उनसे जो विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, उसी को हम ऊतक कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना चित्र में। चलिए बेटा, तो हम पहले बात करेंगे जंतु ऊतक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जंतु ऊतक की। तो कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। ओके, कई प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहला है एपिथेलियम ऊतक। कौन सा है? एपिथेलियम ऊतक। ये एपिथेलियम ऊतक क्या होता है बेटा? एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाता है। क्या करता है एपिथेलियम ऊतक? हमारे शरीर में जो अंग होते हैं ना, उनके बाह्य स्तर को ये बनाता है। और यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग है, जितने भी हमारे शरीर के भाग है, उन सबका जो बाहरी आवरण कौन बनाता है बेटा? कौन से ऊतक बनाते हैं? एपिथेलियम ऊतक बनाते हैं। इसीलिए इनको आवरण ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एपिथेलियम ऊतक को बेटा? इनको आवरण ऊतक भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रियांशु और आराध्या बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, तो अगला जाते हैं हम लोग। अगला कौन सा है? अगला है संयोजी ऊतक। कौन सा है? संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
अब ये संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है, संयोजी यानी कि जोड़ने वाला, है ना। तो संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को क्या करता है, जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है, जैसे कि अस्थि, रक्त आदि। ये सब किसके उदाहरण है? अस्थि, रक्त वगैरह संयोजी ऊतक के उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करता है, और ये ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है। और संयोजी ऊतक जो होते हैं ना बेटा, ये कई प्रकार के होते हैं। ये देखें हम लोग, तो संयोजी ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि अंतरालीय ऊतक। पहला है अंतरालीय ऊतक। ये अंतरालीय ऊतक क्या होते हैं बेटा? जो एक संयोजी ऊतक है, यस, यूपीएस भोरकला से कहा है, अंगों को जोड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अंतरालीय ऊतक जो है ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा रक्तवाहियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। नोट करके रखिए, अंतरालीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा रक्तवाहियां, हमारे शरीर में रक्तवाहियां है ना जिसमें से रक्त बहते हैं, रक्तवाहियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर, जो हमारे नर्व्स होते हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाले ऊतक को हम अंतरालीय ऊतक के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि तथा उपास्थि ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो अस्थि सबसे कठोर ऊतक होता है। अस्थि क्या होता है बेटा? हमारी जो हड्डियां होती है ना, वो सबसे उसके जो टिश्यूज होते हैं वो सबसे कठोर ऊतक है। इनमें कैल्शियम तथा खनिज पाए जाते हैं, जिससे इनमें दृढ़ता आ जाती है ना। इसमें क्या हो जाता है? जिसमें कैल्शियम खनिज वगैरह होते हैं, इसलिए काफी स्ट्रांग होते हैं, दृढ़ होते हैं ये, है ना। और शरीर का ढांचा यानी कि कंकाल, है ना, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको प्रदान करने में, यानी कि हमारे शरीर का ढांचा जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रदान करने में किसका योगदान रहता है बेटा? अस्थि का, है ना। अस्थि का बहुत ही योगदान रहता है। जबकि उपास्थि कैसी होती है? वो लचीली होती है। जैसे बाह्य करने की उपास्थि, कर्ण जो है उपास्थि से बना। बेटा आपके जो कान है ना, उस कान को जरा ऐसे से मोड़ मोड़ के देखिए बच्चे, आप उसको मोड़ पाएंगे अपने हाथों से पकड़ के, जरा देखिए, है कि नहीं। तो वो फ्लेक्सिबल होता है। वो किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। लेकिन आप क्या, आपने की हड्डियां लचीली होती हैं? नहीं होती, हमारी हड्डियां लचीली नहीं होती है ना। तो अस्थि और उपास्थि ये भी क्या है, किसकी किसके उदाहरण बेटा? जी हाँ, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अब रक्त, रक्त क्या है? रक्त जो है वो एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होती है? जो है रक्त है वो ऐसे जमा हुआ तो नहीं होता ना, ऐसे, है ना, ऐसा सख्त नहीं होता हड्डी की तरह। कैसा होता है वो तरल अवस्था में होता है। अतः इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त को क्या कहा जाता है बेटा? कैसा ऊतक होता है ये? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या है? रक्त का जो तरल भाग वो प्लाज्मा है। अब बेटा रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिका पाई जाती है। रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है वो? कौन कौन सी है? देखो यहाँ पे एक दिखाई पड़ रहा है जिसे हम लाल रक्त कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाल रक्त कणिका। दूसरा है श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? कौन सी है? लाल रक्त कणिका जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिका जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये देखो यहां पर छोटे छोटे से ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये क्लियर हो गया सभी को? संयोजी ऊतक के बारे में जो मैंने आपको बताया क्लियर है?
ओके, इसके प्रकार के बारे में भी हमने देख लिया। ओके बेटा, चलिए अब हम जाते हैं अगला। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें? पेशी ऊतक के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके, आरबीसी करके लिखा है। सीमा रावत जी ने बच्चों के नोट्स भेजे हुए हैं। सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं। मैं देख रही हूँ सभी के नोट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी ने। ये कौन कौन से बच्चों ने भेजा है, जरा उनके नाम भी जरा बताइएगा। बहुत अच्छे जी। यूपीएस बोरकला ने कहा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, बहुत बढ़िया। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों क्या होते हैं? तीनों जो है रक्त की कणिकाएं हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक की। ठीक है, पेशी ऊतक में हम बात करेंगे ऐच्छिक पेशी ऊतक और अनैच्छिक पेशी ऊतक के बारे में। तो देखें कि ये ऊतक जो होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, ये क्या होते हैं, देखें जरा। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पेशी ऊतक होते हैं ये हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका है ना। और पेशी कोशिकाओं के समूह जो है किसको बनाती है? पेशी ऊतक बनाते हैं। और ये क्या करते हैं पेशी ऊतक? ये अंगों को गति प्रदान प्रदान करने में सहायक होते हैं, है ना। हमारे जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या किसमें सहायता करते हैं? हमारी अंगों के गति में सहायता करते हैं। अब देखो, रेखित पेशी ऊतक अथवा ऐच्छिक पेशी ऊतक, ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है ऐच्छिक पेशी ऊतक और अनैच्छिक पेशी ऊतक। ठीक है, तो बच्चों आपने अनुभव किया होगा कि कुछ पेशियां जो होती है हमारे शरीर में, हम अपनी इच्छा से गति करा सकते हैं, है कि नहीं? हम अपनी गति, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं बेटा? गति करा सकते हैं, या उनकी गति को रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर की पेशियां जो होती हैं, हमारे हाथ पैर की जो मसल्स होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी चीज को उठा सकते हैं, हमारा जी चाहा तो उसको पटक सकते हैं। हम पैरों को उठा सकते हैं, पैरों को जमीन पे रख सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। मेरा मन किया तो मैंने चल दिया, मेरा मन किया तो मैंने बैठ लिया, है ना। तो इस तरह से आपने अनुभव किया होगा कि आपकी कुछ पेशियां जो है अपनी इच्छा अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार जो है गति करती है ना। तो इस तरह की जो पेशियां होती है, इन पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी पेशियों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखें तो कैसे दिखाई पड़ता है बेटा? पेशियों में हल्के गहरे रंग के एक के बाद रेखाएं या धारियां दिखाई देती हैं। तो ऐसी पेशियों को या ऐच्छिक पेशियों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें तो उसमें गहरे रंग में एक के बाद एक धारियां दिखाई देती है। इसीलिए उन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? रेखित पेशी। सागर और पटेल, है ना, सागर पटेल नाम है बच्चे का, यूपीएस बोरकले से। बेटा बहुत बढ़िया। आंचल, नैना, अंशिका, अंकित, कृष्णा, श्रेया के यूपीएस पिंद्रा के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, अब ये जो रेखित पेशियां होती है ये काफी मजबूत होती है और प्राय किससे जुड़ी होती है? हमारे कंकाल से जुड़ी, हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये काफी मजबूत होती है। अब अगर अरेखित पेशियों की बात करें तो, अनैच्छिक पेशी की बात करें तो, आहार नाल में भोजन का खिसकना, रक्त का नलिका से प्रवाह करना तथा संकुचन, है ना, हार्ट का संकुचन, ये सब कैसे है बेटा? ये सब हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आपका हार्ट बीट कर रहा है, क्या बोल सकते हैं? अरे हृदय तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद काम करना। श्वास चल रहा है, श्वास ले रहे हो आप लोग, आप बोलोगे अपने फेफड़ों से कि अभी रुक जाओ और बाद में तुम काम करना। आपके रक्त जो है आपके शरीर में पूरा बह रहा है, आप बोलो कि थोड़ी देर के लिए तुम अपना बहाव जो है रोक लो और बाद में तुम बह लेना। ऐसा नहीं होता है ना बेटा। तो इसको, ऐसी जो कुछ पेशियां होती है हमारे शरीर में जो हम अपनी इच्छा अनुसार क्या नहीं कर सकते? बंद नहीं करवा सकते। इसीलिए इनको हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा जो होता है उसका नुकीला होता है। इसको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है,
अब अगर हृदय पेशियों की बात करें तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करते रहते हैं। और ये पेशियां कैसी होती है? रचना में रेखित पेशी जैसी होती है, मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी जैसे होती है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? आज का क्लास कैसा लगा आपको? क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। ओके, तो आज का हमारा समय हो चुका है बेटा। आज की क्लास को समय समाप्त हो चुका है। अगर कोई भी डाउट इस क्लास में अगर आया है तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।